बसून बोलू नंतर तुम्हाला अशोकराव हे सगळं बाहेर तुमच्याकडे जरा हा एक जरा त्यांना प्रश्न विचारचे असतील तर विचारू दे. हा बोला. आपण निवेदन पत्र दिलेलं आहे. हो, आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे गेल्या आठवड्यात मराठा आरक्षणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला त्या निकालाच्या अनुषंगाने आजची आमची भेट होती. त्या निकालपत्रावरती आम्ही आमची प्रतिक्रिया देताना हेच सांगितलं होतं की त्याच्यामध्ये जे सांगितलं गेलेलं आहे की आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्याचा नसून केंद्राचा आहे, राष्ट्रपती महोदयांचा आहे. आणि साहजिकच आहे आम्ही राष्ट्रपती महोदयांना आणि केंद्राला विनंती करण्यासाठी आमच्या ज्या भावना आहेत त्या पत्राच्या माध्यमातून तिथे पोहोचवण्यासाठी आज राज्यपाल महोदयांची भेट घेतली. ही भेट घेतल्यानंतर त्यांनीसुद्धा सांगितलं की हे आपल्या भावना मी नक्कीच केंद्रापर्यंत पोहोचवेन. आणि त्याचबरोबरीने आम्ही हेही ठरवलेलं आहे लवकरात लवकर माननीय पंतप्रधानांची सुद्धा आम्ही भेट घेऊ आणि महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात एकमताने एकमुखाने सर्व पक्षाने हा जो काही निर्णय घेतलेला आहे त्या निर्णयाला जो काही विरोध झाला काही असेल ते असेल, पण तो जो काही निर्णय घेतला गेलेला आहे तो पूर्ण विचार करून निर्णय घेतला आहे. तर त्या विचाराचा किंवा त्या निर्णयाचा केवळ आमचा निर्णय म्हणून नव्हे तर जनतेचा हा निर्णय आहे आणि त्याचा आदर करून या समाजाला त्यांचा न्याय हक्क आरक्षणाचा जो आहे तो मिळाला पाहिजे ही आमची भावना आहे. जसं आज आम्ही हे पत्र माननीय राज्यपाल महोदयांना दिलेलं आहे त्याचप्रमाणे आम्ही लवकरात लवकर माननीय पंतप्रधानांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सुद्धा ही विनंती त्यांना करू. सीएम साहेब तुम्ही प्रत्यक्ष पंतप्रधानांना भेटणार आहात त्यापूर्वी तुम्ही त्यांना काही पत्र लिहिलं आहे? हो, आज राष्ट्रपती महोदयांना पत्र दिलेलं आहे. माननीय पंतप्रधानांना सुद्धा आम्ही पत्र देतो आहोत. मात्र त्यांची रीतसर भेटीची मागणी करून त्यानुसार आम्ही त्यांना जाऊन भेटू. राज्य सरकार काही विशेष अधिवेशन घेण्याची शक्यता आहे का? एक टप्पे आम्ही पूर्ण करत जाऊ. तूर्त हा जो अधिकार त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की केंद्राचा आहे तर हाही मुद्दा आहे की हा अधिकार जसा केंद्राचा आहे त्याचप्रमाणे राज्याच्या बाबतीत, कारण हा केवळ एका राज्याचा विषय नाही आहे, देशात इतर राज्यांमध्ये सुद्धा असे विषय आहेत. तर या बाबतीत राज्याचा अधिकार राज्याकडे असावा हा सुद्धा एक मुद्दा, त्याच्यावरती सुद्धा चर्चा होणं आणि निर्णय होणे हे अपेक्षित आहे. सर, राज्याचा अधिकार राज्यावर असावा तर राज्य मागासवर्ग आयोग पुन्हा गठीत करण्याची वेळ येणार आहे का किंवा? मला आता सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मला असं वाटतं आज आपण देणं आणि आपण अपेक्षित धरणं हे योग्य नाही. आता तूर्त या निकालाच्या अनुषंगाने एक पहिली पायरी किंबहुना पहिलं पाऊल म्हणून आम्ही जे बोललो होतो की राष्ट्रपती महोदयांना आणि माननीय पंतप्रधानांना आम्ही विनंती करू, तर ती रीतसर विनंती माननीय राज्यपाल महोदयांच्या माध्यमातून आम्ही केलेली आहे. या सर्व गोष्टी आमच्या विचाराधीन आहेत आणि त्याच्याबद्दल लवकरात लवकर तुम्हाला निर्णय दिसेल. नाही, मला असं वाटतं ह्या समाजाने फार समजूतदारपणा नेहमीच दाखवलेला आहे आणि त्यांना कल्पना आहे की ही लढाई ही सरकार विरुद्ध नाही आहे, कारण सरकार त्यांच्या सोबत आहे. ज्या वेळेला हा निर्णय घेतला गेला त्याही वेळेला सर्व पक्षांनी एकत्रित येऊन एकमुखी एकमताने हा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजेच असं की त्या समाजाच्या मागणीच्या विरोधामध्ये कोणताही पक्ष महाराष्ट्रामध्ये नाही आणि म्हणूनच या समाजाने सामंजस्याने हा जो काही एक मार्ग स्वीकारलेला आहे किंवा समजूतदारपणा दाखवलेला आहे त्याबद्दल मी सुरुवातीला सुद्धा त्यांना धन्यवाद दिले होते. आज पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. याचं कारण असं की त्यांनी समजून घेतलेलं आहे की ही लढाई सरकारशी नाही आहे, सरकार त्यांच्या सोबत आहे. विविध रिक्त पदांचे मला असं वाटतं या बाबतीत जरा आपल्याला जास्त विस्तारण किंवा विस्तृतपणाने अशोकराव माहिती देतील, कारण त्यांचा अभ्यास याच्यात गाढा आहे आणि ते आपल्या प्रश्नाला व्यवस्थित उत्तरं देतील. एक साल के बाद गवर्नर से आप मिलने के लिए आए, क्या राजभवन से खटास दूर हो गई है क्या? देखो, इसमें खट्टास और मिठास की बात नहीं होती है.
जो भी बात थी या जब भी होती है उस वक्त सामने से जैसी बात आती है वैसे हमें कहना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम तो उनके प्रति आदर हमेशा रखते आए हुए हैं और आगे भी रखेंगे। ऐसी कोई व्यक्तिगत बात इसमें नहीं है। राज्यपाल नियुक्त सदस्य रिकामी आहे. त्याच्याबद्दल आज बोललेलो नाही। सर, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तेव्हा सांगितलं होतं की फुलप्रूफ आम्ही कायदा केलेला, अर्थात फुलप्रूफ हा कायदा केलेला तत्कालीन मुख्यमंत्री बोलले होते, अर्थात शिवसेना सोबतच होती. मग अर्थातच आता तुम्ही मुख्यमंत्री आहात तर त्या फुलप्रूफ कायद्याचं नेमकं काय झाल्याचा प्रश्न पडतो. काय झालं ते सगळ्यांच्या समोर आहे ना, म्हणूनच आम्हाला राज्यपालांना भेटायला यावं लागलं. तो जर का फुलप्रूफ असता तर आज भेटण्याचा योग ह्यासाठी आला नसता. ठीक आहे, मला असं वाटतं अशोकरावांना तुम्हाला याच्यात काही डिटेल काही विचारायचं असेल विचारा, नाही तर मी ढोबळ मानाने सगळं सांगितलेलं आहे आणि त्याहून अधिक काही सांगावं असं मला वाटतं. सगळं बोलूया. एक सेकंद. आधी मला असं वाटतं आत्ता नुकतंच आम्ही पत्र दिलेलं आहे, त्याचं उत्तर काय मिळते ते लवकरात लवकर मिळावं आणि त्याबाबत निर्णयसुद्धा जो अपेक्षित आहे तो लवकरात लवकर व्हावा, की जेणेकरून तुमच्या मनातलेच नव्हे तर तमाम जनतेच्या मनातले जे काही प्रश्न आहेत त्याला उत्तरं एका झटक्यात मिळतील. लवकरात लवकर. काय होती जेव्हा तुम्ही सगळे मुद्दे मांडले, राज्यपालांचं नेमकं काय म्हणणं होतं? नाही, ते सुद्धा याच्याशी सहमत आहेत आणि साहजिकच आहे. त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं की त्यांच्याकडनं ते लवकरात लवकर वरती देतील पत्र. आम्ही त्यांना सांगितलं की याच्यात आणखीन काही आपल्याला सहकार्य पाहिजे असेल तर आम्ही पूर्ण सहकार्य देणं आमचं कर्तव्यच आहे आणि आम्ही ते करू. रेमडेसिवीर असेल इतर असेल, लवकरात लवकर तुम्हाला हे सगळं उत्तर अपेक्षित आहे का? आहे मिळेल असं वाटतं? नाही, कारण हा निर्णय जेव्हा घेतला तेव्हा राज्यातील सर्व पक्ष एकत्रित येऊन त्याने हा निर्णय घेतला होता. त्याच्यामुळे केवळ आम्हालाच लवकरात लवकर नाही तर मी तर म्हणेन अगदी भारतीय जनता पक्षाला सुद्धा हा निर्णय लवकरात लवकरच अपेक्षित असायला काय हरकत नाही. तुमचं आणि पंतप्रधानांचं बोलणं कोविड संदर्भात सुरू आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात आम्ही तर त्यांची एक मिनिट मी तर सांगितलं ना आता की आता पहिलं पाऊल म्हणून आम्ही हे राज्यपाल महोदयांना पत्र दिलेलं आहे त्यांना विनंती करण्यासाठी आणि आता त्यांच्याकडनं उत्तराची आम्हाला लवकरात लवकर अपेक्षा आहे. माननीय पंतप्रधानांसुद्धा आम्ही जाऊन भेटणार आहोत. त्याहीबद्दल त्यांची रितसर भेटीची वेळ आम्ही मागू आणि त्यांच्या सोयीनुसार त्यांना जाऊन भेटू. धन्यवाद सगळ्यांना. जय महाराष्ट्र. की सबसे बड़ी और खास खबर की तरफ, खास खबर फ्रंट ऑफ इंडिया परभनी की जानिब से आज परभनी शहर के उन लोगों को अनाज के किट तकसीम किए गए हैं जिन लोगों को वाकई अनाज किट की जरूरत है. रमजानुल मुबारक महीने के चलते आज 170 लोगों को अनाज किट तकसीम की गई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया परभनी विंग की जानिब से, परभनी ब्रांच की जानिब से. यह प्रोग्राम परभनी शहर के अपना कॉर्नर स्थित सागर फंक्शन हॉल यहाँ पर लिया गया है और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए यह प्रोग्राम किया गया है. सोशल डिस्टेंस रखते हुए अनाज की किट तकसीम किए गए हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ब्रांच परभनी के सदस्यों ने क्या कहा है और किस तरह का आह्वान इन्होंने किया है. हमारे साथ अब्दुल सलाम साहब है. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया दी है अब्दुल सलाम साहब इन्होंने. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया परभनी में पिछले 3 साल से अपनी सरगर्मी अंजाम दे रहा है और मौके की मुनासिबत से बहुत सारे सामाजिक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है. जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि माह रमज़ान मुकम्मल होने के करीब है और ईद उल फितर की आमद है. इसके तनाजुर में और इसी ज़िमन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर साल मोहताज और गरीब गुरबा लोगों के लिए फूड किट डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि उनकी भी ईद एक चैन सुकून और आसानी से गुज़रे. तो हर साल की तरह इस साल भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया परभनी शहर के अंदर फूड किट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और इसका काम बहुत जल्द अभी शुरू हो जाएगा आज से और ये ज़रूरतमंदों की किट इंशाल्लाह आज पहुंच जाएगी. शुक्रिया. कितने किट है आपके पास? 170 किट डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे. किसको?
जो ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं और जिनके घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, खाने पीने के लिए थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे हैं, ऐसे लोगों को देखकर उन लोगों का सर्वे कर कर वहाँ तक ये किट पहुँचाई जाएगी। ये लॉकडाउन की वजह से जिस लोगों को काम नहीं है, धंधा नहीं है, परेशान है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें। परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने 9 मई से 12 मई तक सुबह के 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मार्केट को खुला रखने का आदेश दिया, जिसमें किराना दुकान, फल की दुकानें, भाजीपाला, खाद्य पदार्थ, इन सभी को सुबह के 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक छूट दिया। उसी के चलते आज 12 मई 2021 को एक प्रेस नोट के माध्यम से एक ऑर्डर निकाला, जिसमें यह कहा गया है कि सुबह के 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक 12 मई 2021 से 14 मई 2021 तक ये छूट जारी रहेगी। ऐसा एक प्रेस नोट के माध्यम से परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने एक आदेश निकाला। सुबह के 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मार्केट पूरी तरह से खुला रहेगा, जिसमें से किराना दुकान, भाजी की दुकानें, फल की दुकानें और फ्रूट की दुकानें, फल और फ्रूट, किराना दुकान, भाजीपाला, ये दुकानें सुबह के 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक पूरी तरह से खुली रहेगी। ऐसा आदेश परभणी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने एक प्रेस नोट के माध्यम से निकाला है। ब्यूटी पार्लर काजीबाग मस्जिद के पास, गालिब नगर दरगाह रोड और मासूम कॉलोनी, परभणी। एक बार जरूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें। लॉकडाउन तो लगाया गया है कोरोना ग्रस्तों की तादाद दिन ब दिन कम होने के लिए, लेकिन कोरोना ग्रस्तों की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। उसी के चलते परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इन्होंने सरकारी ऑफिसरों में 15% ही कर्मचारियों को रखा है, बाकी के 85% कर्मचारियों को घर पर भेजा है। जो 15% कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो 15% कर्मचारी किस तरह से काम कर रहे हैं, ये भी आपके सामने रखना जरूरी है। जिला परिषद में जो 15% कर्मचारी है, उनमें जिला परिषद के एक सीनियर कर्मचारी है बड़ेकर किस तरह से लोगों से रिश्वत मांग रहे हैं, किस तरह का आरोप ये लोग लगा रहे हैं, आइए जानते हैं। परभणी के डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल के गंगाखेड़ इस ब्रांच में काम करने वाले सैयद असगर सर, ये रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद में इनका कुछ दिन पहले ही इंतकाल हो गया है। जब इनकी तबीयत खराब हुई तो इनकी फाइल डाली गई थी जिला परिषद पास करने के लिए, इनकी फाइल डाली गई थी और फाइल डालने के बाद में इनकी फाइल को पास करने के लिए बड़ेकर किस तरह से 3000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। आज हमारे साथ में परभणी के सामने आए हैं सैयद असगर सर, इनके फर्जंद। आइए जानते हैं किस तरह की मांगनी इन्होंने बड़ेकर ने की है, इस बारे में मालूमात दे रहे हैं। अब ये आरोप किस हद तक सही है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब हमने परभणी के शिक्षण अधिकारी सुचिता पाटेकर इनसे मुलाकात करने की कोशिश की तो पता चला कि ये भी अपने घर में बैठे हुए हैं। 85% कर्मचारी और अधिकारी इन्हें परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने घर पर बिठाया है, जिसके चलते ये आरोप लगाया गया है। आइए जानते हैं किस तरह का आरोप इन्होंने लगाया है, क्या कहा है। इसके बाद भी तुम हालात ये समझ के काम करें। वो तो सर इंसानियत रहती है नहीं थोड़ी। मानो 20 लाख में क्या काय काम है बाबा, कसं ते कुठे पडू ना माझा नाम जरी नाव नसला माणूस तुम्ही बोलून घेतलं तर विचार करायचा मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल परभणी से सैयद नासिर हुसैन, और मैं इसलिए यहाँ पर ज़िला परिषद में आया हूँ कि हमारे जो है तो वालिद साहब की तबीयत ख़राब थी और उस असना में जो है तो हमारा मेडिकल बिल ज़िला परिषद में सबमिट किया गया था 26 फरवरी 2021 को। तो अब तक जो है तो ये ज़िला परिषद के जो क्लर्क है बड़ेकर, ये जो है तो फ़ाइल को कुछ आगे कर रहा नहीं, और उसके 1.5 महीने के बाद त्रुटि के लिए फ़ाइल भी उसने वापस भेजा था, और वो त्रुटि की हमने पूर्तता करके देने के बाद भी जो है तो अब जो है तो पैसों की डिमांड कर रहा है। 3000 रुपये अगर दिए तो मैं आपकी जो है तो फ़ाइल
आगे निकालूंगा। और हमारे बाद दिए हुए जो फाइल है गंगाखेड़ जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल के, उनके फाइल निकल गए। दूसरे भी बहुत से स्कूल है उनके भी जो है तो मेडिकल के बिल निकल गए हमारे बाद देने के बाद। हमने पैसे नहीं दिए बोलकर जो है तो ये जो है तो हमको रुका। और यहाँ पर पूरा जो है तो दलालों का बाज़ार है, हमको सब मालूम है किसके अप्रूवल कैसे निकलते, कितने पैसे लेके देते, रातों को इनको घरों को ले जा के देते। और मैडम यहाँ पर आए तो हम जो है तो बहुत कम मैडम मिलते, मैडम की भी मुलाकात नहीं होती। एक दो मरतबा सुचिता पाटेकर मैडम को भी हमने बोले थे, उन्होंने भी कहा था कि हम जो है तो बड़े कर को बोलेंगे, मगर उन्होंने भी अब तक बड़े कर को बोले नहीं। और बड़े कर को हम बार बार बोले, और अब जो है तो हमारे वाले साहब का इंतकाल भी हो गया है। उसके बाद भी हमने उसको रिक्वेस्ट की बड़े कर सर को, तो भी वो बंदा मान नहीं रहा है। वो बोल रहा है अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा जब तक पैसे नहीं दिए। तो ये हमारी जो है तो कंप्लेन है। और दूसरों की जो है तो फाइल जो है तो उन्होंने निकाल दिए पैसे लेकर। बस ये है हमारी। उनका नाम क्या है तो फाइल पैसे वगैरह? बड़ेकर, क्लर्क है जिला परिषद के, बबन राव बड़ेकर। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें। तैयबा खानम अजमत खान, ये 11 साल की उम्र वाली इस लड़की ने अपने ज़िंदगी के पूरे कंप्लीट मुकम्मल रोज़े इस साल 2021 के रमज़ानुल मुबारक के महीने में पूरे रोज़े कंप्लीट किए। 11 साल की उम्र में इस लड़की ने रोज़े रख कर एक रिकॉर्ड कायम किया है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बच्चे हौसला नहीं रखते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये एक मिसाल बनी है। तैयबा खानम अजमत खान एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष है। अल्फिया फातिमा शेख इरफान, 12 साल की इस बच्ची का ज़िंदगी का पहला रोज़ा। इस बच्ची ने इस कड़ाके की धूप में पहला रोज़ा रखकर कामयाबी के साथ में इस रोज़े को मुकम्मल किया। इस रोज़े के एवज़ में इसे परभनी आशा, परभनी महानगर और परभनी लोक पुकार, परभनी टुडे, इन सब चैनल्स की जानिब से पुरखुलूस दिल से दिली मुबारकबाद दी जाती है। अल्फिया फातिमा शेख इरफान ये 8 साल की उम्र में कड़ाके की धूप में रोज़ा रखकर, ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखकर इन्हें इनके दादा दादी, इनके नाना नानी, इनके चाहने वालों की जानिब से इन्हें मुबारकबाद दी गई है।